बहुत बहुत स्वागत है आपका शबाना आजमी साहबा आईपीआरएस के इस जूम मीटिंग में कि जिसका नाम हमने धरा है मेरी आवाज सुनो, जो कैफी ही का नगमा है, बहुत मशहूर नगमा है। पहले मैं कैफी साहब की गजल से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा और फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। खारो खस तो उठे, रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्श कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। हाकिमे शहर ये भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद हैं मैं कदा तो चले। वाह, इसको मजहब कहो या सियासत कहो, खुदकुशी का हुनर तुम सिखा तो चले। इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत बचा तो चले। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। आज का मौका बेहद खास है। आज कैफी आजमी साहब की 20वीं पुण्यतिथि है और हमने आपको शबाना जी इस मौके खास पे यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है कि आप न सिर्फ कैफी आजमी साहब की बिटिया ही हैं, बल्कि कैफी आजमी साहब की पोइट्री पे खासा दखल भी रखती हैं। यूं हमारे साथ इस शो में कई और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जुड़ेंगी और कैफी के नगमे पेश करेंगी। तो शमा रोशन की जाए शबाना जी। और आपसे पहला सवाल हम यही पूछेंगे कि आज के दिन, कैफी आजमी साहब की पुण्यतिथि के दिन, आप कैसा फील करती हैं, कैसे कैफी साहब को याद करना चाहेंगी जो हिंदुस्तान की एक अमूल्य धरोहर भी हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि 20 साल गुजर गए जी। दिन का एक एक पल मेरे जहन में और मेरे दिल में बिल्कुल जैसे कि जड़ गया है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो वो करने निकले थे काम जी, वो काम अभी भी जारी है। चाहे वो आप देखें कि आजकल इस माहौल में उनकी शायरी कितनी जरूरी है, ऐसा नहीं लगता है कि पुरानी हो गई है जी। दूसरी तरफ उनके जब आप नगमे सुनते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि कहाँ गए वो दिन जहाँ इतने खूबसूरत नगमे होते थे। जी। आजकल किस तरह के गीत हमारी फिल्मों में आ रहे हैं, उसका दुख भी होता है। फिर जो उनका जो गांव था कैफी साहब का मिजवा, जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी और जहां उन्होंने एक एनजीओ खोला था, फाउंड किया था, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जो लड़कियों और औरतों की प्रोग्रेस के लिए बनाया गया था, वो आज बहुत कामयाब है। और एक जमाने में मिजवा इतना छोटा सा गांव था कि उसमें कोई पिन कोड भी नहीं था और आज मिजवा का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो जाहिर है कि इन चीजों की मुझे खुशी होती है और ये मैं समझती हूँ कि जो चीजें वे मेरे जिम्मे और बाबा के जिम्मे छोड़ गए थे वो हम छोटे मोटे ही सही वो उसको निभा रहे हैं। चाहे उनके बेटे बाबा ने अपनी पहली फिल्म मीर अक्सम बनाई एक ऐसे मौजू पे जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को सेलिब्रेट करती है और जिसकी पूरी शूटिंग मिजवा गांव में ही हुई। मिजवा गांव की एक लड़की अदिति सुबेदी को लेकर, तो मुझे यकीन है कि जो काम हम कर रहे हैं वो देखकर अब्बा को कहीं ना कहीं कुछ इत्मीनान ही हो रहा होगा। जी शबाना जी, मीर अक्सम मैंने देखी है और मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि सारे आर्टिस्ट उसी गांव के हैं जो कैफी का गांव है। एक बात जो मैं इस इंटरव्यू के आखिर में पूछना चाहता था, मिजवा का जिक्र चला है तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। कैफी इतने नामवर शायर थे,
कैसी कैसी गजलें नज़में कही, कैसी जिंदगी की कल्पना उन्होंने की अपनी शायरी के जरिए और उसको निभाया। अपनी लहलहाती जिंदगी को छोड़ के वो जिंदगी के आखिरी 10 बरस वो मिज़वा चले गए और उन्होंने ऐसा लगा मानो कि उन्होंने ये कह दिया हो फिल्म इंडस्ट्री को और अपनी लहलहाती जिंदगी को कि नहीं, मुझे गांव जाना है, मुझे बच्चियों के लिए स्कूल खोलना है, वहां रेलवे स्टेशंस बनाने हैं, ये काम सबसे अहम है। आप क्या कहती हैं? तो कैफी असल में एक बहुत रेयर शायर थे कि जिनकी कहनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वो जो सोचते थे और जो कहते थे उनकी जिंदगी ठीक उन्होंने वैसे ही बिताई। जब वो आप सोचिए कि आज से 70 बरस पहले उन्होंने एक नज्म लिखी थी जो बहुत ही मशहूर हुई थी, जिसका नाम है, जिसका उन्वान है औरत, जिसमें वो कहते हैं उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी। उस वक्त जब ये माना जाता था कि औरत का काम यही है कि वो घर पे रहे और बच्चे पाले और रसोई घर संभाले, उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको तो मेरे साथ ही चलना है। तो वैसी ही जिंदगी उन्होंने गुजारी, चाहे उनका रिश्ता अपनी बीवी के साथ रहा हो या बेटी के साथ रहा हो या बहू के साथ रहा हो या उनके अतराफ जितनी भी औरतें थी उनके साथ रहा हो, तो उनकी कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। आप ये सोचिए कि जो उन्होंने नज्म लिखी थी वो भी बहुत मशहूर, मकान, तो एक ऐसे मजदूर के बारे में लिखी है जो कि अपनी मेहनत से और खून पसीने से ये आलीशान महल खड़ा कर देता है, और जब वो महल बन जाता है तो एक पहरेदार को रख दिया जाता है उसके गेट पर और उससे कहा जाता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। तो उसके लिए ही वो कहती है आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। वाह वाह वाह। इस उम्मीद से कि वो जो खिड़की वो कह रहे हैं इसी दीवार में खुल जाएगी, खिड़की जो है समाज में जितनी नाइंसाफी है, जितनी गैर बराबरी है, उसके उस खिड़की को खोलने की वो बात कर रहे हैं। वही उन्होंने अपनी तरफ से किया। वो जब मिजवा गए तो मिजवा में उन्होंने देखा कि वो ऐसा गांव है जो बिल्कुल वक्त में मुंजमद हो गया है, जैसे कि 40 साल से उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली ही नहीं आई। तो उन्होंने सोचा, हालांकि आप देखिए कि 1973 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हाथ हमेशा के लिए फालिज की वजह से वो इनकैपेसिटेट हो गए थे, लेकिन वो इनकैपेसिटेटेड होने वाले शख्सों में नहीं था, नहीं थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं मिजवा जाके और मिजवा के लिए ही काम करूंगा। जाहिर है कि बाबा और मुझे इस बात की तकलीफ हुई क्योंकि हमको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ उनको इतना उम्दा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है, वो गांव में जाके क्यों बस कहें। लेकिन मम्मी एक अजीब साथी थी, शौकत कैफी, जो वो समझती थी कि ये कैफी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि एक तरह से शायद कैफी ये दिखाना चाहते थे कि मैं इस बीमारी के हाथों मजबूर नहीं हुआ हूं। तो वो उनकी पूरी साथी बनके और उनके साथ वहां रही। और आज देखिए कि ना सिर्फ आप स्कूल की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर की बात कर रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट है वहां, नेशनल लेवल का बैडमिंटन कोर्ट है। और सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो है एक चिकनकारी का सेंटर हमने बनाया है, जहां मनीष मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े ड्रेस डिजाइनर हैं, वो अपना पूरा चिकनकारी का काम मिजवा की औरतों से कराते हैं। जिसकी वजह से हुआ ये है कि इन औरतों की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है जी। ये क्योंकि अपने पैसे खुद कमाने लगे हैं। हमने इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है कि न सिर्फ वो कमाएंगे लेकिन उनके अपने बैंक अकाउंट्स बनेंगे और वो खुद तय करेंगे कि अपने पैसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी वजह से अब ऐसा हुआ कि जिन औरतों को ये समझा जाता है कि ये तो हमारे ऊपर बोझ है, अब वो समझने लगी कि ये तो हमारी ताकत है। तो अब उनका स्टेटस बिल्कुल बदल गया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी कैफी साहब को इसी बात की। वाह वाह।
शबाना जी, एक बात मैं न जाने कब से कहना चाह रहा हूँ कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आप बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लग रही हैं। मुझे मुझे विजय अकेला साहब, ये मुझे बहुत हैरत की बात लगती है कि जब मैं छोटी थी, जब जवान थी, तो जब हमेशा लोग मुझे कहते थे कि मैं बिल्कुल कैफी की शक्ल की हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ आप मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी शक्ल बहुत ज्यादा अपनी मम्मी से मिलने लगी है। ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो शख्सियत बनी है शबाना जी, उसको संवारने में कैफी साहब का कैसा योगदान रहा है? क्योंकि मुझे एक बात तो मालूम है कि कैफी एक शायर थे, मगर जब मैंने वो किताब पढ़ी याद की रह गुजर, तो उसमें शौकत आजमी ने वो सब दास्तानें सुनाई हैं कि किस तरह मजरू साहब, कैफी साहब, सरदार साहब सब औरंगाबाद की सैर पे निकले हुए थे और कैफी शायरों की नकलें कर रहे थे, और उसी वक्त शौकत कैफी ने ये जान लिया था कि ये तो अव्वल दर्जे के एक्टर भी हैं, और शौकत आजमी खुद एक एक्ट्रेस रही हैं। तो मुझे बताइए कि आपकी शख्सियत में किस तरह कैफी का योगदान रहा है, और एक्टिंग के अलावा भी जो आपकी शख्सियत है। मैं समझती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है, और जो सबसे बेहतरीन चीज उन्होंने की है कि मैं अपने वालिदैन के बारे में ये नहीं जानती कि उन्होंने कभी बैठ के हमको लेक्चर दिया या बिठा के ये कहा कि बेटे जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए, इस तरह के वैल्यूज होना चाहिए, ये उन्होंने कभी भी नहीं किया। उन्होंने वो जिंदगी जी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चा उसी से सीखता है, जो वो देखता है अपने अतराफ, उससे सीखता है, और उसकी वजह से जो आपके अंदर वैल्यूज बनते हैं वो बिल्कुल ठोस बन जाते हैं। मगर इसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में मैं बहुत जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ उसको दोहराना जरूरी है। मैं जो हूँ एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, क्वीन मैरीज हाई स्कूल इन बॉम्बे, और मैं अपनी बाकी सहेलियों के जैसा मैं भी चाहती थी, मैं बात करूं शायद 7-8 साल की मैं थी तब की, शायद उससे भी छोटी, और मैं ये चाहती थी कि मेरे पास भी ऐसी गुड़िया हो जिसके भूरे बाल हो, जिसकी नीली आंखें हो, जो गोरी हो, और मैं बिकॉज बाकी की लड़कियां जो मेरी क्लास में थी उनके पास ऐसी गुड़िया थी। अब कैफी साहब मेरे पास आए और 7 साल की उम्र में मुझे उन्होंने काली गुड़िया थी जी, और उन्होंने उस वक्त बताया कि काला रंग बहुत खूबसूरत होता है, जिसको बाद में हम लोग ब्लैक इज ब्यूटीफुल कहने लगे। तो उस वक्त तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मुझे लगा कि ये कुछ अजीब सा आदमी है मेरा अब्बा, तो मैंने वो छुपा के कहीं रख दी गुड़िया। लेकिन फिर उसके बाद जब उनका नाम अखबारों में आने लगा और मेरी दोस्तों ने कहा कि अरे अरे ये तुम्हारे डैडी तो पोएट हैं, उस वक्त तो मैं ये भी नहीं समझती थी पोएट का मतलब क्या है। मैं समझती थी पोएट का मतलब ऐसा कोई आदमी है जो कुछ काम काज करता नहीं, बस एक बैठ के कुछ लिखता रहता है, ऑफिस कुछ भी नहीं जाता। लेकिन जब स्कूल गई और जब मुझे टेनिसन और कीट्स और इनके बारे में पता चला तो फिर मुझे बहुत फक्र हुआ कि मेरे अब्बा भी ऐसे हैं। और फिर जब ये फिल्मों में काम करने लगे और इनकी तस्वीरें अखबारों में आने लगी तो फिर मैंने वो अपनी काली गुड़िया निकाली और मैंने कहा मेरे अब्बा जो है सबसे मुख्तलिफ है, देखो उन्होंने मुझे काली गुड़िया भी दी। तो ये जो सबक है ये बहुत छोटी उम्र में मुझे मिल गया था। तो इसी तरह से हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और कद्र दो तरफा हमको मिली। एक तो ये कि मम्मी जो है क्योंकि पृथ्वी थिएटर में काम करती थी और पूरे हिंदुस्तान का सफर करती थी, तो हिंदुस्तान की कल्चरल चीजें उनको बहुत पसंद थी। तो हमारे इतना छोटा सा, देखिए हमारा शायद 200 फीट का भी कमरा नहीं था जब हम रेड फ्लैग हॉल में रहते थे, क्योंकि अब्बा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और वो कम्यून में रहते थे। तो वो एक इतना सा कमरा था और हम लोग 8 कॉमरेड्स थे
अपनी 8 फैमिलीज के साथ एक बाथरूम और एक टॉयलेट था, 8 फैमिलीज जी जी और सबके पास सिर्फ इतने छोटे छोटे कमरे थे, लेकिन वहां एक मोहब्बत का जज्बा, एक कम्युनिटी फीलिंग, एक तमाम त्योहार उनको जी मनाना, ये सब हमको विरसे में मिला। और उसके बाद फिर जब हम जानकी कुटीर आए तो फिर अप्पा ने वही उसको आगे बढ़ाया कि हमारे घर में आज भी होली, दिवाली, ईद बहुत शान से मनाई जाती है। तो ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के लिए जो इतना हमारा आदर है, ऑलमोस्ट कहना चाहिए, ये मुझे विरसे में ही मिली। मेरे जो देखिए, अब मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत वक्त लगा औरतों के साथ काम करने में, बहुत वक्त लगा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं सोचती थी भाई हमारे घर में इतने ज्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस किए जाते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जाहिर है प्रोडिगल डॉटर हैज टू रिटर्न, और जो उनकी वैल्यूज थी वो तो मुझे करना ही था। तो एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ जब हम जानकी कुटीर शिफ्ट हो गए तो आप सोचिए कि हमारे घर में फैज अहमद, फैज फिराक, गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, जी बेगम अख्तर, इस तरह के लोग हमारे पास रहते थे। और अब्बा की ये खुसूसियत थी कि जब ये लोग बैठ के वहां बरामदे में अपने चीजें डिस्कस करते थे तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या बोल रहे हैं, क्या चीजें, तो मैं पर्दे के पीछे से झांक के देखती थी। जी तो अब्बा ये कहते थे कि वहां से झांक के देखने की जरूरत नहीं, आओ हमारे साथ आके बैठो। तो मुझे वो अपने साथ बिठा लेते थे। फिर सिर्फ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि बेटे आप आके हमारे साथ बैठिए जरूर, लेकिन इस शर्त पे कि कल आप स्कूल जाएंगे जरूर। आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा रात हो गई थी तो इसलिए मैं उठ नहीं पाई। तो मुझे वो शर्त बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तो मुझे अडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल। और उसकी वजह से फिर ये जो उर्दू नहीं समझती थी मैं उस जमाने में, लेकिन उर्दू की जो एक रेजोनेंस है वो मेरे कानों में पड़ती रहती थी। इनेविटेबल था कि उर्दू जबान से मुझे इंतहाई मोहब्बत होगी जरूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शबाना जी, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने अपने अपने ऑडियोज भेजे हैं, कैफी आजमी साहब के नगमे गाए हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने स्नेहा पंत, जो एक बहुत मशहूर सिंगर हैं और बहुत कुछ गा रही हैं फिल्मों में, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप भेजा है, हम सुनते हैं। जी जरूर। नमस्ते शबाना जी, नमस्ते विजय जी। आज कैफी जी के इस प्रोग्राम में मुझे उनके गानों को गाने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत खुशकिस्मती की बात है। कुछ कारणों की वजह से मैं लाइव ज्वाइन नहीं हो पाई, लेकिन उनके कुछ गानों को मैं आप सभी के सामने रिकॉर्ड करके भी प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं हो तो नहीं, कहीं हो तो नहीं, कहीं हो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है,
शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वो भी प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया स्नेहा पंत जी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। शबाना जी, आइए कैफे से जुड़ी हुई कुछ नई बातें करते हैं। कोविड के जस्ट पहले हमने कैफी की जिंदगी पे बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री देखी, बल्कि देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैफी नामा। इस बारे में रोशनी डालिए प्लीज। कैफी की बरसी थी 100 सेंटेनरी, और उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बल्कि मुझे लगता है किसी भी शायर या गीतकार के इतने प्रोग्राम्स नहीं हुए। 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में होंगे, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन हमें ये जरूर लगा कि ये बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो सुमंत्र घोषाल को मैं जाती तौर पे जानती भी हूँ, और उन्होंने बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई है जाकिर हुसैन पर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये मालूम था कि कई बरस पहले उन्होंने कुछ प्रोग्रेसिव राइटर्स के कुछ इंटरव्यूज लेकर रख दिए थे, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट्री बनाएं। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाए, मिजवा में जाके काम किया, और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर डायरेक्टर हो नहीं सकता था ये डॉक्यूमेंट्री के लिए। और जो खुशी की बात है कि दुनिया की बहुत सारी जगहों पे दिखाई गई, और हर जगह जब हम जाते थे तो एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, कैफी नामा। जी जी जी। और कैफी नामा में कैफे का बहुत सारे ऐसे पहलुओं पे उसमें रोशनी डाली गई है। मिसाल के तौर पे कैफे खुद जो बोलते हैं कि इनकलाब आपको उस दौर में, जिस दौर की वो बात कर रहे हैं आजादी के वक्त की, इनकलाब आपको उस दौर में किसी भी खूबसूरत तरीन लड़की से ज्यादा खूबसूरत लगता था। अब ये जुमला और कैफे का अंदाज वो कैसा है, वो मैं तो हमारे सुनने और देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो देखें, और जब जाके सही मायने पता लगेगा। अच्छा, कैफी की आवाज, उनकी शख्सियत, उनके पढ़ने का अंदाज, ये क्या था शबाना जी जो इतना ज्यादा हमारे मन को मोह लेता था? देखिए, ये होता था कि जब कैफी साहब मुशायरे के लिए जाते थे, और उस जमाने में मम्मी का कोई टूर हो रहा है पृथ्वी थिएटर का, तो मम्मी घर पे नहीं थी, तो जाहिर है हमारे पास इतने पैसे तो थे ही नहीं कि हम किसी स्टाफ को रख सकें। तो कैफी की जिम्मेदारी होती थी कि बाबा जो मेरे भाई हैं और मुझे लेकर वो मुशायरों में जाएं। तो हम लोग वही स्टेज पे हम बैठते थे, और फिर थोड़ी देर के बाद जब हमको नींद आने लगती थी तो बड़े बड़े गांव तकिए होते थे, हम वो गांव तकियों के पीछे सो जाते थे। अब जब बहुत जोर से तालियां बजती थी तो हम उठ के देखते थे कि अच्छा, अब अब्बा का वक्त आ गया है, क्योंकि हमको ये आदत हो गई थी कि कैफी साहब का नाम जब लिया जाएगा तो बहुत सारी तालियों से उनको वेलकम किया जाएगा।
तो उनकी आवाज जाहिर है कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसके बारे में बहुत बात की जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैफी के अंदर जो जज्बा था, जो वो कहती थी, वो जो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा था, वो सचमुच पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के एक फुट सोल्जर थे, और वो ये मानते थे कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में इतनी शिद्दत है कि ये तब्दीली ला सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। एक जमाना ऐसा आया था कि जब मैं कलकत्ते के एक किसी होटल में खाना खा रही थी, वहां एक वेटर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, क्या मैं आपका हाथ छू सकता हूं? तो मुझे बहुत हैरत हुई, इस तरह की बात हमको आमतौर पे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा, बंगाली में ही कहा कि आप कैफी आजमी की बेटी है ना? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि कैफी आजमी का मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैंने देखा, तो उन्होंने कहा, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत मायूस था और मैं बिल्कुल खुदकुशी तक के बारे में सोचने लगा था, और उस जमाने में एक बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा था कलकत्ते में। तो मेरे कोई दोस्त मुझे ले गए और मैंने इस शायर को सुना जी, उसकी आवाज में जो ताकत थी और वो जिस शिद्दत से अपनी शायरी कर रहे थे, तो मैंने खुदकुशी की बात छोड़ दी और मैंने सोचा कि जिंदगी को इस तरह से गले लगाना चाहिए कि उसमें चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, उसके खिलाफ उसको लड़के और नॉट टू सरेंडर टू इट। ये ताकत मुझे उनमें, मतलब मेरे लिए इतना डीपली मूविंग इंसिडेंट है कि देखिए आप कॉमन मैन जिनके लिए वो लिखते थे, वो किस तरह से उन्होंने उनकी जिंदगी को छुआ। ये मुझे अब्बा की बात बहुत अच्छी लगती थी। एक और ये बात थी कि अलग से ही थे वो रियली। एक हमारे पास जो है, हमारे घर के पास एक छोटा सा, एक बहुत छोटी सी दुकान थी, तो उसमें एक नई नई बहू आई और उसने बहुत लंबा सा घूंघट पहन रखा था। तो अब्बा गए वहां कुछ लेने के लिए, फिर वो लड़की काम कर रही थी लेकिन उसी छोटी सी दुकान में जी। तो अब्बा ने उनसे कहा कि मगर आपकी बहू है, ये तो काम कर रही है, तो उसको इतना लंबा घूंघट आपने क्यों पहनाया? अगर आप उसका इस तरह से नहीं कि ये गलत है, ये वो, कहा कि आप उसका अगर घूंघट उठवा देंगे तो वो अपना काम और बहुत एफिशिएंटली कर पाएगी। तो उस आदमी ने, उस बनिए ने उसकी बात सुन ली। अब आप सोचिए, जिस दिन कैफी साहब का इंतकाल हुआ तो एक तरफ हमारे पास चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर्स थे, दुनिया भर के लोग थे, दूसरी तरफ से एक औरत जो है जानकी कुटीर के गेट पर, मुझे ऐसे यूं उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर आ सके। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना नमन उनको देना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ आइए, जरूर आइए। तो उन्होंने कैफी साहब के पांव छुए और फिर मुझे ये किस्सा बताया और उन्होंने कहा कि उनकी बात की वजह से मेरे ससुर ने मेरी जिंदगी में पूरा बदलाव लिया है और आज मैं पूरी अकेली उसको चलाती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ उनकी शायरी सिर्फ जनता के लिए नहीं थी, वो जिंदगी, लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाती थी। ये उनकी जो ताकत थी, वही आई थिंक वाज हिज ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन। जी जी जी। और ये जो वो जो बहू थी, वो कम्यून के पास की घटना है या जुहू के पास? नहीं, जुहू जानकी कुटीर के बाहर। जी जी जी, कम्यून की घटना नहीं। ये कैफी नामा में जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम होगा। जिन शख्स ने ये काम किया है उनको मेरा भी नमन। उन्होंने कैफी की औरत नज्म या और भी नज्में पढ़ते हुए वो एक वीडियोग्राफी उस जमाने का है, वो तो इतनी बड़ी दौलत है कि हम क्या कहें। और उसमें कैफी कितने दुबले पतले, लंबे और हसीन और जवान सब कुछ लग रहे हैं। जी जी। अच्छा देखिए, एक तरफ जो मैंने अभी आपसे कहा कि
कैफी कहते थे कि इनकलाब उस वक्त किसी भी खूबसूरत लड़की से ज्यादा हसीन तर जज्बा था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कैफी एक गहरे आशिक नहीं थे। और इसका किस्सा है जो याद के रह गुजर में जिस तरह से बयान किया है शौकत कैफी ने, वो भी कमाल है। मैं एक नज्म कैफी की पढ़ना चाहता हूं, जो बीवी का मकबरा औरंगाबाद में जब कैफी उदास बैठे हुए थे तो ये उदासी देखी नहीं गई शौकत कैफी को, और वो उनके पास आई और उनसे पूछा कि आप क्यों है जो इस तरह उदास बैठे हैं और ये आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। और कैफी ने जो नज्म कही थी शौकत कैफी के लिए, उस वक्त तो खैर शादी नहीं हुई थी, वो नज्म उनको सुनाई। इसमें इनकी रोमांटिसिज्म की जो एक आखिरी हद होती है वो पता लगती है। अगर आप इजाजत दें तो वो नज्म मैं दोहराऊं। जरूर इरशाद। शगफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। जो एक फूल में है कैद वो गुलिस्तां हो, जो एक कली में है पिन्हा वो लाला जार हो तुम। हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद, वाह वाह। गुरूर कलियों का फूलों का इंकसार हो तुम। तुम्हारे जिस्म में खाबीदा हैं हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम। उठा सकी न जिसे जुस्तजू वो मोती हो, जिसे न गूंज सकी आरजू वो हार हो तुम। जिसे न बूझ सका इश्क वो पहेली हो, जिसे समझ न सका प्यार भी वो प्यार हो तुम। खुदा करे किसी दामन में जज्ब हो न सके, ये मेरे अश्क हंसी जिनसे आश्कार हो तुम। क्या बात है, वाह। देखिए एक तरफ कैफी ये कह रहे हैं कि खुदा करे किसी दामन में जज्ब हो न सके, ये मेरे अश्के हंसी जिनसे आशिकार हो तुम, और ये अपनी महबूबा से मुखातिब हैं वो। मुझे नहीं लगता है कि कोई आशिक ने अपनी माशूका को इतनी गहरी नज्म सुनाई होगी। और वो कैफी का बार बार रोना, वो शौकत का बार बार रोना, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच के रिश्ते को और गहरा नहीं कर रहा था, मजबूत ही कर रहा था। कुछ कहिए ना। मगर मैं एक बात आपको बताऊं कि इनकी शादी के बहुत सालों बाद एक मर्तबा मम्मी ने मुझसे कहा था, बेटे सब कुछ करना लेकिन शायर से शादी नहीं करना। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो लफ्जों में आपको इतना ज्यादा बरकरार देंगे कि आप जो है उनके साथ चल पड़ेगी, वो जहां भी जाना चाहते हैं, और सिर्फ लफ्जों के जादू में वो आपको रखते हैं। आपको दिस वाज अ जोक। लेकिन मैं एक और बात आपको अब्बा की बताना चाहती हूँ कि वो उनको कितना भी गुस्सा आए वो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और कभी इंसल्ट नहीं करते थे। कैफी साहब जावेद एक किस्सा सुनाते हैं जो उनके सामने ही हुआ था कि कोई उनसे कम उम्र में बैठा हुआ था और जरा तेज आवाज में ऐसी बात कह रहा था जिससे अब्बा मुत्तफिक नहीं थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि अब्बा का चेहरा एकदम तमतमा गया क्योंकि वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, मगर क्योंकि वो अब्बा के घर पे थे, अब्बा उनको ये नहीं कह सकते थे कि गेट आउट। तो फिर वो शख्स ने कहा, अच्छा अगर ऐसे ही है तो फिर मैं जाता हूं। तो आप सोचिए, कैफी साहब ने कहा जैसा आप मुनासिब समझे। अब आप देखिए किस तरह का कल्चर, जी किस तरह के कल्चर है। ऑनेस्टली इनसे हमको कितना सीखने को मिलता है अगर इनके अतराफ हम लोग रहें। आज के दौर में जब ऐसा लगता है कि डायलॉग बगैर गाली के बोला ही नहीं जा सकता, ये जब देखती हूँ मैं, और मैं रियली मेरी इतनी मुझे तकलीफ होती है कि भाई कुछ आप गुस्से का इजहार हमेशा गाली में ही क्यों करती है? गाली ही क्यों आपके जबान में? ये राइटिंग का एक हिस्सा क्यों बन गया? ये सब चीजें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। फिर एक बात मुझे बार बार ऐसा लगता है,
शिकायत कर रही हूँ, लेकिन वाकई जिस तरह के गाने आज लिखे जा रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मतलब मैं तंदूरी मुर्ग हूं, मुझे गटका लो अल्कोहल के साथ। अब आप सोचिए कि हाउ कैन दिस बी एक्सेप्टेबल, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि टॉप हीरोइन इस बात को समझती है और ये कहती है कहीं कहीं कि ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं जिन गानों को सुनते आई हूँ, चाहे वो कैफी हो, चाहे वो मजाज नहीं, मजरू सुल्तानपुरी हो, शैलेंद्र हो, साहिर हो, जानिसार अख्तर हो, वो किस जबान से का इस्तेमाल करते थे और कितनी गुफ्तगी से अपनी बात करते थे, और वर्सेटाइल भी बहुत थे। मतलब जो लोग उर्दू जबान में लिखते थे वो तो तू ही सागर है तू ही किनारा, ये जो अब्बा का जो गाना है सत्यकाम का, तो ऐसा नहीं था कि वो हिंदी के गाने नहीं लिख सकते थे, वो लिखते थे जैसे भी सिचुएशन है उसके हिसाब से लिखते थे, लेकिन वो गाने को गाना कहा जा सकता था। जी। आज क्या हो गया, ये जो अल्फाज लिखे जा रहे हैं, क्या सचमुच इसको गाने का दर्जा दिया जा सकता है? और ये भी तो ठीक है कि हम सिर्फ क्रिएटिव इंसान को इसका नहीं दे सकते ब्लेम, क्योंकि चलिए वो तो किसी ने लिखा, उसको किसी ने म्यूजिक दिया, कामयाब कौन बनाता है? जी, कामयाब तो ऑडियंस बनाती है ना, तो ऑडियंस का भी तो इसमें, मगर मैं ऐसा समझती हूँ कि सिर्फ ऑडियंस के लिए सरेंडर नहीं करना चाहिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप उसके बार को उठाते रहे। जी, वो जो है, अगर राइटर्स, आज के दौर के जो राइटर्स हैं वो इन लोगों से, मतलब मैं इतनी खुश हुई थी, मनोज मुंतशिर साहब जो साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू क्यों, बस बात कर रहे थे वो कैफी साहब के बारे में, और उनको उनका एक एक चीज याद है, और वाकई जब वो सुना रहे थे तो मुझे लगा कि माय गॉड, ये कितना बड़ा खजाना है, और हम इस खजाने को बिल्कुल, अच्छा ये तो उस जमाने का हो गया, आज के लिए उसकी जरूरत नहीं, ये गलत है। मुझे यकीन है कि अगर आज के दिन में भी हम खूबसूरत गाने लिखने लगे तो लोगों को फिर से पसंद आएंगे। जिस जमाने में जावेद ने 1942 लव स्टोरी के गाने लिखे थे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो वही दौर था जब सरताई दो खटिया के जाड़ा लगे, उस तरह के गाने मशहूर हो रहे थे। लेकिन ये विनोद चोपड़ा को भी हमको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि उस जमाने में उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी फिल्म इस तरह की है, और ये लोग तो कहीं ये जो स्ट्रगल है इसको हमको मेंटेन करते रहना चाहिए। हम जो है ये नहीं कह सकते कि भाई आजकल यही चलता है इसलिए ऐसे करें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ इससे। और आपने ये बात IPRS के पोर्टल पे कही है, वो इसी के खास तौर से IPRS के पोर्टल पे ही मैंने कही। जी। चलिए, एक और पर्सनालिटी हमारे सामने है, जसविंदर सिंह साहब, उन्होंने भी कुछ भेजा है, कैफी का एक नगमा हम सुनते हैं। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उम्रें भी वही एक लम्हा जिसमें तो बोलती आंखें, चाय की प्याली से जब उठे तो दिल में डूबी, डूब के दिल
कुछ न कहूँ आज मैं कुछ न कहूँ, बस यूं ही बैठे रहूं, हाथ में हाथ लिए गम की सौगात लिए, हाथ में हाथ लिए गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए, कौन जाने के इसी लम्हे में, कौन जाने के इसी लम्हे में, दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे, दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे, जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का। बहुत क्या शुक्रिया, वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जसविंदर सिंह साहब। वाह। शबाना जी, कैफी आजमी पार्क क्या जाना होता है आपका? शबाना जी, क्या कैफी आजमी पार्क आपका जाना होता है जो जुहू में है? क्या आप जाती हैं कैफी आजमी पार्क? जरूर जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि उस पार्क की वजह से उसके अतराफ जो लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। और अब तो बहुत ज्यादा अच्छा ये हुआ है कि मैंने अपने एमपी फंड से वो पार्क बनवाया था, क्योंकि अब्बा अपने आप को हमेशा माली ही कहते थे। वो अपने आप को, हालांकि थे तो जमींदार खानदान के, लेकिन वो अपने आप को माली कहते थे। और देखिए उन्होंने लिखा था, बदल जाए अगर माली चमन नहीं हो खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। तो उसके साथ जावेद साहब ने अपने एमपी फंड्स के साथ एक किशोर कुमार बाग बनाया है और विजय तेंदुलकर के नाम से वहां एक एमपी थिएटर बनाया है। तो अब वो इतनी बड़ी जगह हो गई और मुझे उसमें बहुत खुशी होती कि देखिए आर्टिस्ट के नाम पर ये एरिया हमने क्रिएट किया है। तो बहुत मुझे उसकी खुशी होती है क्योंकि कैफे जो है वो पब्लिक पोएट थे, वो लोगों के लिए थे और वो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया बनते रहे। तो यही बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसा कि आपने कहा, वो पार्क बहुत लंबा हो गया है। अगर इंसान एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से वापस आए तो फिर उनका एक इवनिंग अच्छा वॉक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैफी साहब की लाइब्रेरी का क्या हाल है? देखिए, कैफी साहब की लाइब्रेरी बहुत सोचकर हमने ये तय पाया कि इसको जो है हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दें, क्योंकि वहां से क्या होगा कि वो दुनिया भर के उनके जो एलुमनाई हैं और बाकी के लोग हैं वहां तक पहुंच सकती। उनकी 5000 किताबें थी और जब वो लोग किताबें लेने के लिए आए तो उन्होंने ये कहा कि हमने कभी देखा ही नहीं कि किसी की पर्सनल लाइब्रेरी इस तरह से कैटलॉग होकर और इतनी अच्छी तरह से रखा गया कि अब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका जो लाइब्रेरी का हिस्सा, उसमें एक पूरा सेक्शन है जो सिर्फ कैफी आजमी की
जो उनकी किताबें, उनकी लिखी हुई नहीं, जो उनका कलेक्शन था, उस उनकी वो किताबें, तो वो बिल्कुल महफूज है वहां। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उनकी जो माउंट ब्लैंक पेन्स हैं वो कहाँ हैं? मोब्लैंक पेन्स जो है, एक उन्होंने जावेद को गिफ्ट की थी, और बाकी मेरे पास है जी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को डोनेट किया आपने किताबें, और मिज़मा में भी बहुत अच्छा। अब तो जैसा कि आपने बताया बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। बंबई वालों के लिए क्या है, जो बंबई दर्शन करने आएंगे कैफी के, वो क्या पाएंगे कैफी को लेके? जानकी कुटीर जिस घर में वो रहते थे, अब उस घर को बाबा ने बिल्कुल उसी तरह से रखा है जिस तरह के वो था, क्योंकि बाबा के लिए, जो मेरे भाई है, वो बिल्कुल एक अकीदत की जगह है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ जितने बड़े आर्टिस्ट आए हैं और जिस तरह के लोग यहाँ आए, जानकी कुटीर इन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर जिसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। तो उन्होंने उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना लिया, लेकिन उसका जो हुलिया है बिल्कुल वैसा ही रखा है। और अभी मुझे इतनी खुशी हुई कि 1 मई को, लेबर डे को, इप्टा का एक नया नाटक है, उसकी पूरी रिहर्सल हुई। हाँ, और 14 जनवरी को, हालांकि लास्ट 2 साल ऐसा नहीं हो पाया कोविड की वजह से, लेकिन हमेशा बाबा एक करते हैं प्रोग्राम जिसमें जो नए गाने वाले हैं उनको बुलाकर और उनको मौका देते हैं कि वो गाने सुनाए। छोटा सा है ऑब्वियसली वो महफिल, लेकिन अब उसके एक उसका एक स्टेटस बन गया है, जबकि जो नए वाले लोग हैं उनके बहुत ही ख्वाहिश रहती है कि चलिए हम इसमें गाएं। और जो अच्छी खूबसूरत बात यह है कि कैफी साहब को, क्योंकि होली मनाने का बहुत शौक था जानकी कुटीर में, तो होली बिल्कुल वैसी ही मनाई जाती है जैसे कि कैफी साहब थे। तो पूरी तरह से कोशिश ये किया है कि उसको महफूज रखें। मैं इन दोनों मौकों पे शरीक हुआ हूँ। मुझे आपने बुलाया है होली पे भी, और आपने मुझे कैफी आजमी साहब के जन्मदिन पे भी बुलाया है, और मैंने वहाँ पे अक्सर कैफी पे लिखी हुई नज्म पढ़ी है। अगर आप इजाजत दे तो मैं कैफी आजमी पे अपनी लिखी हुई नज्म इस वक्त भी पढ़ूं। इरशाद, इरशाद। इसका उन्वान कैफी आजमी है। तो सबसे अलग एक शायर था कैफी, कि तुझसे बड़ा तेरा तेवर था कैफी। तो सबसे अलग एक शायर था कैफी, कि तुझसे बड़ा तेरा तेवर था कैफी। तो इंसानियत का दीवाना था कैफी, कि ठोकर में तेरी जमाना था कैफी। तो मेहनत कशों का मुहाफिज था कैफी, तो मजलूमों के दिल पे काबिज था कैफी। और मुझे याद आता है कि अभी ये और थोड़ी है नज्म, मुझे याद आता है कि शौकत कैफी बहुत दिलचस्पी लेके इसको सुना करती थी जी। तो सरमाएदारों से लड़ता था कैफी, इस पे तो उनकी वाह निकलती थी। तो सरमाएदारों से लड़ता था कैफी, तो हर रोज आगे ही बढ़ता था कैफी। इधर जुल्मतों को मिटाता था कैफी, उधर गमजदों को हंसाता था कैफी। जो कैफी की औरत नज़म पढ़ के देखो, तो कैफी को कैफी से तुम बढ़ के देखो। मैं कैफी की फिल्मों के गाने सुनाऊं, ये माना मेरी जान कव्वाली में गाऊं। था कैफी कहीं इनकलाबी तसव्वुफ, था कैफी कहीं आफताबी तसव्वुफ। कहाँ भूलने से भुलाता है कैफी, आख्ता याद आता है कैफी। शुक्रिया। मैं भी कोई कैफी सा पैदा कि जिस पे ये दिल है ये जान मेरी शैदा। बहुत 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 जी। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि याद की रहगुजर जिसमें न सिर्फ कैफी और शौकत कैफी के इश्क की दास्तानें हैं, उनकी दास्तान जिंदगी है, और वो पूरा तरक्की पसंद तहरीक का एक पूरा समय कालखंड जिसको कहते हैं वो है। जी। स्क्रिप्ट तो पूरी तैयार है, क्यों ना उस पर एक फिल्म बनाई जाए शबाना जी?
मैं समझती हूँ वाकई कि उस पे फिल्म बननी चाहिए। हुआ ये था कि जब यश चोपड़ा साहब ने उसको देखा था, कैफी और मैं, जो प्ले जावेद और मैं करते हैं एकता के लिए, तो वो बहुत मुतासिर हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि उस तरह का रोमांस जैसे आप देखते हैं वो आज के दौर में कहीं नजर भी नहीं जी जी आता है, और उसका जो विस्तार इतना बड़ा है, और तो आई रियली थिंक कि उसकी फिल्म बननी चाहिए। उसके लिए डायरेक्टर सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो सोच सकती हैं, आप तो सारे इंतजामात कर सकती हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बननी ही चाहिए। और हम सभी लोग जो कैफे के शहदाई हैं उसमें योगदान जितना हो सकता है करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। अच्छा, क्या हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि जावेद अख्तर साहब, जो कैफी आजमी साहब एक नज्म अक्सर कहते हैं, अजीब आदमी था वो, अगर वो आपको याद हो तो आप। जी मैं कोशिश करती हूँ। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। वाह, अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वाह वाह। जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वाह वाह वाह। हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। शबाना जी, यहाँ पे मैं रोकूंगा, क्या मिसरा है, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। जावेद हाँ। साहब को भी सलाम और कैफी साहब को भी सलाम, माफ कीजिएगा बिल्कुल ये जो है, मैं पूरी नज्म आपको नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उसके जो कुछ हिस्से वो इतना ज्यादा कैफी साहब का निचोड़ है। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तो मुझसे चांद मांग ले, मैं चांद लेके आऊंगा। अब आप सोचिए कि बिल्कुल ऐसे ही थे कैफी साहब। तो मुझे याद है जब जावेद ने ये नज्म लिखी तो मैं उस वक्त पार्लियामेंट में थी और सुबह जा रही थी पार्लियामेंट, और मुझे रोका गया, चौकीदार ने रोका और कहा साहब का फोन है, और उसी वक्त जावेद ने ये लिखी थी। और मैंने फोन उठाया और उन्होंने मुझे ये सुनाई, तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि जो मुझे दुख था, अब्बा के जाने का जो दुख था, वो कहीं इस नज्म के जरिए वो दुख इसमें ढल के और उनकी जो जिंदगी सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी है उसमें इस नज्म का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने और हमने थोड़ी देर पहले कैफी साहब की औरत नज्म का जिक्र किया, कुछ बंद तो जरूर सुनाइए, आपको तो पूरी याद है, कुछ तो सुनाइए। और जो सबसे ज्यादा इससे पहले भी मैंने इसमें जिक्र किया था कि उस जमाने की लिखी हुई है। आप सोचिए आज से 70 साल पहले जी, जब कोई औरत के बारे में ऐसा सोचता ही नहीं था। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, वाह, नब्जे हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, वाह, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, वाह, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथी चलना है तुझे, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अशपेशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। क्या बात है। एक बंद मैं भी पढ़ना चाहूंगा जी। तोड़कर रस्म के बुत बंदे कदामत से निकल, जोशे इशरत से निकल, वहमे नजाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्के अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। वाह वाह, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। उफ, क्या बात।
शौकत कैफी कहा करती थी कि एक तरफ उस जमाने में शायर की ताजमहल नज्म की धूम थी और एक तरफ कैफी की औरत की धूम थी। हम इस मोड़ पे एक रूप कुमार राठौर साहब ने भी अपनी गाई हुई एक चीज भेजी है, कैफी साहब की लिखी हुई। मैं एक बात बताऊं आपको कि रूप कुमार राठौर ने प्यार का जश्न नाम का एक कैसेट निकाला है जी। वो बहुत ही खूबसूरत है। उसकी पूरा उसका इंतखाब मम्मी ने किया था। जो उसमें चुना गया है, जो चुने गए हैं वो तमाम मम्मी ने चुने हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये रूप कुमार राठौर साहब अब्बा को सुना पाए और उनको उससे बहुत खुशी होती थी। और मेरा बहुत फेवरेट एल्बम है, तो आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए प्यार का जश्न। बहुत इंसाफ किया है रूप कुमार राठौर ने उनके अल्फाजों से। जी सुनते हैं, सुनते हैं जी। ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, हुस्न से हमने नाज उठवाए, हुस्न से हमने नाज उठवाए। जब पिघल जाए चांद जब पिघल जाए, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, हुस्न से हमने नाज उठवाए। वो नजर जो कभी झुके ना रुके, वो नजर जो कभी झुके ना रुके, वो नजर जो कभी झुके ना रुके, वो नजर जो कभी झुके दिल में डूबे तो पार हो जाए, दिल में डूबे तो पार हो जाए, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, हुस्न से हमने नाज उठवाए।
उनकी महफिल से हम उठे तो जरूर, 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 उठ के महफिल से आ नहीं पाए, उठ के महफिल से आ नहीं पाए, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, हुस्न से हमने नाज उतरवाए, हुस्न से हमने नाज उतरवाए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। रूप साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना जी, हमने तो अभी 5% भी बात नहीं की है कैफे साहब पे। इतनी सारी बातें करनी है कि क्या कहें। हमें हीर रांझा पे भी बात करनी है, हमें ज़हरे इश्क पे भी बात करनी है। एक दो बातें और करेंगे, समय हमें इससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता। और हम जिस चैप्टर को अभी टच करना चाहेंगे वो कैफी आजमी साहब, मदन मोहन साहब और चेतन आनंद साहब का जो एक कॉम्बिनेशन है उस पे हम आएंगे। और उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपको और सभी को कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने कैफी आजमी साहब से कई मुलाकातें की हैं और खूब अच्छी बातें हुई हैं। मुझे शर्फ हासिल हुआ है अपनी एक तरह से पहली गजल की इस्लाह लेने का। और उसके बाद कैफी साहब से मैंने एक कलम भी मांगी थी, वो कलम भी उन्होंने मुझे दी थी। तो मैं आपको बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। और एक बार मैं अपनी दोस्त शहनाज के साथ जब गया था जी, जानकी कुटीर में, तो कैफी साहब और शौकत साहब बैठे हुए थे और हमारी बात होने के बाद उन्होंने शहनाज के बारे में जब पता लगा कि वो एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उन्होंने बड़े अधिकार से कहा कि बेटी मैं तुम्हें पूरे अधिकार के साथ कहता हूँ, कह सकता हूँ मैं तुमको, तुम हमारे मिजवा के स्कूल के लिए कंप्यूटर की एक किताब ला के दो। जी, तो कई यादें हैं और खूब अच्छी यादें। एक दफा तो ये हुआ था कि मैंने उनसे कोई सवाल पूछा और वो गुम हो गए। तो एक समझिए 45 सेकंड के बाद हमने फिर से उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं क्या टेप रिकॉर्डर हूं कि तुरंत बोलना शुरू करूं। अच्छा, इसके पहले कि आप कैफी साहब और चेतन आनंद साहब और मदन मोहन साहब के बारे में कुछ कहें, मैं चेतन आनंद साहब की कही हुई एक बात पढ़ना चाहूंगा कैफी साहब के बारे में। चेतन आनंद साहब कह रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि तलाश की तड़प जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो तलाश एकाएक मिट जाती है, क्योंकि मंजिल सामने जो आ चुकी होती है। गानों की तलाश की तड़प कुछ अरसा बढ़ते बढ़ते एक दिन अचानक मिट गई। मैंने सामने कैफी को पाया, कैफी ऐसा शायर है। जब गुरुदत्त की मौत की खबर आई तो कैफी ने उनपे एक नज्म सुनाई। सुनी और सुनकर मैंने कहा, कैफी साहब अगर आप हमारी मौत पे भी ऐसे खूबसूरत नज्म कहें तो हम अभी मर जाने को तैयार। वाह, माय गॉड। अच्छा, मुझे ये किस्सा बिल्कुल नहीं मालूम था। अच्छा, तो फिर ये भी आप सुन लीजिए कि इन्होंने हिदायत दी है चेतन आनंद साहब ने कि पढ़ने वालों कैफी की नज्मों को, गीतों को, गजलों को जरा संभल के पढ़िए, दिलो जान से पढ़ें, हीरा पास रहे और उसकी चमक कभी कभी देखी जाए, ऐसा पढ़ें। वाह, इसमें कहा
ये कहाँ लिखा है उन्होंने? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये देखिए, मेरी आवाज सुनो के प्रीफेस में चेतन आनंद साहब ने कहा है, लेकिन ये जो फिर जो दूसरी किताब आई इसमें वो गायब है। जी, ये तो अफसोस की बात है। और ये बहुत लंबी बातें हैं, और कैफी साहब ने अपने गीतों के बारे में भी कहा है। मैंने एक दफा शौकत कैफी को ये पन्ना हमने उनको प्रेजेंट किया था, मैं आपको भी देता हूँ। जी जरूर। तो बताइए इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए ना। हिंदुस्तान की कसम, हीर रांझा, हंसते जख्म, उफ, कैसी कैसी फिल्में। हुआ यूं था कि कैफी साहब के गाने तो बहुत कामयाब होते थे, बहुत मशहूर हो जाते थे, लेकिन वो फिल्में नाकाम हो जाती थी। जी। तो ये मशहूर हो गया कि कैफी साहब गाने तो बहुत अच्छे लिखते हैं लेकिन बहुत अनलकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें गाने मिलना बंद हो गए। उसी दौरान एक बार चेतन साहब आए कैफी के पास और उन्होंने कहा, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसके गाने लिखें। वो फिल्म थी हकीकत। तो कैफी ने कहा कि देखिए चेतन साहब, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे तारे उलझन में रहते हैं। जी। तो शायद ये सही नहीं होगा कि आप मुझसे गाने लिखवाएं। तो चेतन ने कहा, मेरे बारे में भी ये कहते हैं कि मेरे तारे हमेशा गर्दिश में ही रहते हैं, तो अगर हम दोनों मिलके कर लें तो शायद हमारे तारे सुलझ जाए। और हुआ यही कि वो हकीकत बनी और उसके गाने इतने कामयाब हुए कि बस उसके बाद ये बहुत खूबसूरत ट्रायो बन गया। और जो बहुत अच्छी बात लगती थी मुझे वो ये है कि हम लोग अक्सर ये देखा करते थे कि सुबह चेतन साहब आते थे जी, उनके हाथ में चाबी होती थी उनकी गाड़ी की जी। और वो अब्बा के ऑपोजिट बैठ जाते थे, जानकी कुटीर। जी। अब आप सोचिए ना, वो एक लफ्ज कहते थे ना कैफी एक लफ्ज कहते थे, बस बैठे हुए हैं बिल्कुल गुम। और फिर कुछ ऐसा 45 मिनट के बाद फिर वो कहते थे, अच्छा मैं चलता हूँ। तो अब्बा बोलते थे अच्छा। तो ये कब होता था ये उनका क्रिएटिव वर्क, ये मुझे आज तक पता नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने तो अक्सर कहा है कि असल गुफ्तगू तो इसी को कहते हैं कि जब दो लोग बैठ जाएं और खामोशी से वक्त गुजारें और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाएं। कैसे पता नहीं क्या, कैसे ये बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या कैसे होता था कि उनके समझ में। मगर अब्बा हमेशा ये कहते थे कि चेतन साहब को बहुत सेंस है डायलॉग का भी और बहुत सेंस है गानों का भी, और उनके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, ये हमेशा कहते थे अब्बा उनके बारे में। और फिर मदन मोहन के साथ तो कर फिर बहुत ही वंडरफुल रहा उनका। और देखिए ना, आज 50 साल से ज्यादा हंसते जख्म के शायद बीत गए हैं, आज भी कई मशहूर जो कंपनियां हैं, एड एजेंसीज हैं, वो उस गीत का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट के लिए करते हैं। हाँ, मुझे ये बहुत हैरत होती है कि इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि IPRS कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैफी साहब का एक गाना कागज के फूल के लिए लिखा था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बहुत ही मशहूर गाना है। जी जी। और ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि दुनिया में कहीं ना कहीं रोज वो नहीं बज रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। उस IPRS उस वक्त था नहीं, तो वो 500 रुपए ही उनको मिले उसके। अब हुआ ये कि मुझे याद नहीं कौन सा गाना, विशाल भारद्वाज कैफी साहब के 2 लाइंस जाते थे अपने इसके लिए कोई एड के लिए या कुछ ऐसे, तो वो 2 लाइंस जो कैफी साहब के थे उनको 8 लाख रुपए उसके भरने पड़े। तो मैं सोचती थी यार ये अगर मेरे अब्बा के वक्त में होता तो कितना अच्छा होता। तो अब IPRS से ये हो गया है कि आप सोचिए कि मम्मी को रॉयल्टी मिलती थी कभी 700 रुपए साल के, कभी
200 रुपए जी। साल के। और अब इसके बाद जब IPRS फॉर्म हुआ है और ये कानून बदला है, तो एक बार जो है वो देखा बाबा ने चेक 4 लाख रुपए का, तो हम बेहोश हो गए, क्योंकि अब्बा जब तक थे 4 लाख रुपए उन्होंने देखा नहीं। तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है IPRS का अपने राइटर्स के लिए, दैट इट्स, मुझे लगता है कि ये इतिहास में जाकर ये बिल्कुल इट विल बी अ माइलस्टोन। बिल्कुल। और जावेद अख्तर साहब जब से इसके चेयरपर्सन बने हैं तब से कायाकल्प हो गया है। बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि ये अगर जावेद ने नहीं इसका जिम्मा लिया होता तो ये कभी ये बिल पास ही नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल सच ये है। पास ही नहीं हो सकता तो था। जावेद साहब ने तो अपने आप को कुर्बान ही कर दिया, ये तो पूरी इंडस्ट्री के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पहली बार हुआ है, देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि जावेद जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी 6 साल के लिए राज्यसभा में हुए। जी राज्यसभा में आज तक जब से राज्यसभा बनी है सिर्फ 2 लोग जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। के नहीं है, सिर्फ 2 बिल्स पास कर पाए। एक जो है बहुत मुश्किल का एक बिल था, फली नरीमन ने, जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, जी उन्होंने किया था। और जावेद इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर्स टू डेट। तो ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। आप सोचिए कि जावेद का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उस 6 सालों में उन्होंने बिल्कुल सिर्फ इस पे कंसंट्रेट किया और इसको चेंज करवाया। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। भाई हम और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो जावेद साहब हैं। अच्छा देखिए, जब हम मदन मोहन साहब और चेतन आनंद साहब और कैफी साहब की बात कर रहे हैं तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। एक कैफी का नगमा मेरे सामने है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। जी ये दुनिया की महफिल मेरे काम की नहीं। क्या क्या अंदाज है, क्या रवानी है। किसको सुनाऊं हाले दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले खुदा की जिन्हें तलाश, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझो उस संसार को। एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। एक और बंदा जी, शुक्रिया कैफी साहब को मैं भेज रहा हूँ, शुक्रिया। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दे या सारे बंधन तोड़ दे, पर्वत रास्ता दे मुझे है कांटे दामन छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या रवानी है, क्या चाल है, क्या अंदाज है। एक बात का जिक्र तो जरूर ही करना चाहूंगा इंटरव्यू समाप्त करने से पहले कि प्रजातंत्र के हिमायती शायर कैफी आजमी साहब की कविताएं और उन पे आर्टिकल्स अब राजतंत्र के हिमायती जो देश हैं UAE, उसके 6th और 7th क्लास में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो और जो आपने ब्लैक इज ब्यूटीफुल की बात की, जो कैफी ने आपको समझाया था, वो सारा किस्सा वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। ये मुझे पता नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, बहुत खुशी हुई मुझे जान के। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था ये बात। ये सच बात है और बिल्कुल मैं उसकी भी कॉपी आपको देता हूँ। जी जी जी। शबाना जी, एक मेरे सामने एक रिकॉर्ड प्लेयर है जो मैंने हाल में ही खरीदा है, और इस रिकॉर्ड प्लेयर में मैं कैफी आजमी साहब के गाने खूब सुनता हूँ। अगर आप कहें तो एक रिकॉर्ड प्लेयर से कैफी साहब का एक गीत सुने। जी जरूर जरूर, मैं प्ले करता हूँ। ये सत्यकाम फिल्म का है और ये क्या सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन होते हैं क्या
वो गाना ही बयां करेगा, और ऐसे गीत लिखे जाते हैं क्या? उफ। अभी क्या सुनोगे, सुना दो हंसोगे, यह गीत अधूरा, तराना अधूरा, यह गीत अधूरा, तराना अधूरा, जो तुम चुप रहोगे, जो कुछ ना करोगे, रहेगा बताना अधूरा, यह गीत अधूरा, तराना अधूरा। क्या बात है। जमाने से जो मैंने सीखा, नहीं कुछ भी होगा, दिखा दो जो तुम मीत मेरे, मुझे नगमाए तो अपने नाम का, चाहे सुबह चाहे शाम का। अभी क्या सुनोगे, सुना दो हंसोगे, यह गीत अधूरा, तराना अधूरा, यह गीत अधूरा, तराना अधूरा। करीब आके भी दूर रहना, तुम्हीं जानो है कितने राज क्या, जो कुछ है तो है नाज़ गम पर, करूँ दिल पर मैं अपने नाज क्या, तदाबीर क्या है मेरा साज क्या। अभी क्या सुनोगे, सुना दो हंसोगे, यह गीत अधूरा, तराना अधूरा, यह गीत अधूरा, तराना। सत्यकाम फिल्म का जो ये गीत है, जिसमें इन्होंने जो जो बात छेड़ी है कि अगर नाज है तो तो है इसमें। गम पे नाज है, ये आप कह रही थी अभी कुछ देर पहले कि गीतों का स्तर कैसा हो गया है, और ये कैसा स्तर है जो कह रहा है कि हमें अगर किसी चीज पे नाज है तो अपने गम पे नाज है। कैफी ने गम पे नाज की बात बार बार कही है। एक और गाना है जो वहीदा रहमान पे पिक्चराइज्ड है, उसमें भी वो गम की बात कर रहे हैं, गम को खुशी समझ रहे हैं वो। तो ये कैसा स्तर था उस वक्त? ऐसा लगता था कि साहिर ने इधर से कोई बात कही तो उधर से कैफे ने कोई बात कही, तो शैलेंद्र साहब ने कोई तीसरी बात कही, तो मजरूह साहब ने कही। शबाना जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहिए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। देखिए, वो जो दौर था, वो जो लोग थे, वो जो राइटर्स थे, उन पे हमेशा 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 हमें नाज रहेगा। लेकिन अगर सचमुच हमको ये दिखाना है कि हम उनके इतने बड़े मद्दाह हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि ये जो स्टैंडर्ड है गानों का, जो इतनी बुरी तरह से गिर रहा है, जबकि अब आप देखिए कि जो नए गाने आप सुनते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कोई ये जरूरत ही नहीं महसूस करती कि कोई अल्फाज आपके कानों तक पहुंचे। उसमें सिर्फ इतनी जोर से धम 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 म्यूजिक होता है कि अल्फाज जो है बिल्कुल सेकेंडरी हो गए हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है जब आप कहीं जाते हैं और
इस तरह का कोई गाना बजता है तो वो राइटर का नाम लेने की जहमत भी नहीं जी करते। ये बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि मैं एक राइटर की फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मुझे ये बात याद है कि मम्मी मेरी जो है शौकत कैफी, वो बहुत साल पहले, मैं 50s की बात कर रही हूँ, जब ये हुआ कि कैफी को सिर्फ 40 रुपए मिलते थे महीने के कम्युनिस्ट पार्टी से। जी। तो जब मैं पैदा हुई और उसके बाद मेरे भाई पैदा हुए तो जाहिर है उसमें तो काम नहीं चलने वाला था, तो मम्मी निकलकर और वो बनी ऑल इंडिया रेडियो की, विविध भारती की अनाउंसर। और पहला शो किया उन्होंने ये। और हाँ, और उन्होंने ये देखा कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेते हैं और सिंगर का नाम लेते हैं, लेकिन राइटर का नाम नहीं लेते हैं। जी, तो जी। उन्होंने ये कहा ये बिल्कुल गलत बात है, राइटर का नाम जरूर लेंगे हम, और इस तरह से ये बदला। जी। अब इतने साल बाद वो राइटर फिर रिडंडेंट होता चला जा रहा है। इसलिए रिडंडेंट होता चला जा रहा है कि जो जिस तरह के वो गाने उनसे लिखवाए जा रहे हैं वो रिडंडेंट हैं। तो इसके लिए पूरी तरह से हमको मेहनत करनी चाहिए। क्या बात है, आप मुझे बताइए कि अगर हम समझते हैं कि गाने बहुत पॉपुलर है, जो कि होते हैं, वो बहुत छोटे से वक्फे के लिए होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब आप ये देखते हैं कोई भी सिंगिंग कंपटीशन जो टेलीविजन पर आता है, उसमें हमेशा जो पुराने गाने हैं वो ही क्यों बिल्कुल सुनाए जाते हैं, क्यों आजकल के नए गाने नहीं सुनाए जाते? ये सब एक इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन है कि जो ओहदा उन गानों का है उसको पूरी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम लाएं। ये नहीं मानना चाहिए कि उन गानों की अब आज के दौर में, क्योंकि नौजवान लोग हैं, उनको ये गाने पसंद नहीं, उनको वही गाने पसंद है, एंड वी नीड टू रेक्टिफाई दैट सिचुएशन। जी जी। शौकत कैफी ने पहला मनचाहे गीत कार्यक्रम की उद्घोषणा की। जी कैफी और शौकत साहबा में दोनों के बीच इश्क ही ऐसा था जिसके बारे में सलमा सिद्दीकी साहबा ने कहा है कि महजबी जो कैरेक्टर है ज़हरे इश्क का, ऐसा लगता है कि कागजी पैरहन उतार के उन्होंने शौकत का रूप धर लिया है। ये किसने कहा? सलमा सिद्दीकी ने। अच्छा। हाँ, इन्होंने कहा है कि महजबीन जो कैरेक्टर है उसका कागजी पैरहन उतार के उन्होंने है जो शौकत का रूप धर लिया है। अच्छा। और वो महजबी कहती हैं कैफी के शब्दों में, चांद से चांदनी अलग हो जाए, शम्म से रोशनी अलग हो जाए, रंग कोई रहे न फूलों में, पेंग बाकी रहे न झूलों में, में रिंद सारे पैमाने, शम्म से रूठ जाएं परवाने, मस्जिदों में कभी न जाएं लोग, मंदिरों से भी लौट आएं लोग, घंटियां सारी बज के थम जाएं और अजाने गलों में जम जाएं, उससे मैं दूर हो नहीं सकती, कैद कर दो कि दफन कर दो मुझे, इतनी मजबूर हो नहीं सकती। वाह 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 वाह। ये हमारे कैफी साहब हैं। आपके पास तो पूरा खजाना है उनके ऊपर। हम तो कैफी साहब से मिले हैं, वो दौलत भी है। मैंने अपनी पहली गजल उनको सुनाई है, उनसे कलम मांगा, उन्होंने दी, मगर उसके पहले पूछा था कि शायरी के नखरे उठा पाओगे, तो करोगे? मैंने कहा कोशिश करूंगा, उन्होंने कहा ले जाओ फिर। जी। अच्छा, अच्छी बात है। क्या इस पे इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए? शुक्रिया बहुत बहुत विजय अकेला, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम किया है, उस पर बहुत मेहनत की है, आपका बहुत शुक्रिया था। बहुत शुक्रिया शबाना जी, आप तशरीफ लाए। आदाब। अच्छी बात, आदाब।